नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इंडिया गठबंधन सवालों के घेरे में आ गया है। चुनाव से पहले मुंबई में जो बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसके बाद से इंडिया सुस्त नजर आ रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया सो गया है। जगेगा या नहीं जगेगा, या फिर इंडिया का कोई नाम लेवा बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन साथियों, आपको पता ही है कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस किस तरह से व्यस्त थी। भले ही जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन जीत हासिल करने की कोशिश तो की गई। लेकिन अगर यह कहा जाए कि इस हार से लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा दावा है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जीत हुई है बेशक, लेकिन वोट के मामले में कांग्रेस की जीत हुई है। थोड़ा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लगभग 11 लाख ज्यादा वोट इन 3 राज्यों में मिले हैं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मुकाबले कांग्रेस कमजोर हो गई है विधानसभा चुनाव के बाद। और जहां तक सवाल है कि इंडिया गठबंधन सोया हुआ है, इंडिया गठबंधन सुस्त पड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसी 19 दिसंबर को फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। पटना में, बंगलौर में, मुंबई में हो चुकी है और अब दिल्ली का नंबर है। और इस बैठक में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बनाई जाएगी। सीट बंटवारे पर चर्चा की जाएगी और रैलियों के लिए योजना बनाई जाएगी। हालांकि मुंबई बैठक के बाद भोपाल की रैली सुनिश्चित की गई थी, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैंसिल कर दिया था तमाम बहानेबाजी करके। उसके बाद दूसरी जगह रैली करने का मादा इंडिया में नहीं हुआ और चुनाव सिर पर आ गए थे। लेकिन अब आक्रामक तेवर लेकर के इंडिया सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नींद हराम करने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से टूटी हुई है, अंदर से परेशान, हताश है। बाहर से वो भले आत्मविश्वास का जामा पहन लिया हो, लेकिन अंदर से वो बहुत ही टूटी हुई, परेशान और मायूस है। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से बनकर के खड़ा हुआ था, वह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। और वह इंडिया गठबंधन अब आक्रामक रूप से रैलियां करने जा रहा है, जन समर्थन इकट्ठा करने जा रहा है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है। वैसे भी अगर इंडिया गठबंधन बनकर के तैयार हो गया है और चुनाव प्रचार न भी करे, तब भी उसकी जीत हो सकती है। मैं इसको आंकड़ों के तहत साबित कर सकता हूं, जो मैंने अभी कहा है। क्यों? 2019 के चुनाव में कोई इंडिया गठबंधन नहीं था। हल्का फुल्का गठबंधन हुआ था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया था घटक दलों ने। और उस समय भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिले थे और विपक्ष को, गठबंधनहीन विपक्ष को 63% वोट मिले थे। अगर इंडिया गठबंधन प्रचार नहीं करता है तो कम से कम 63% वोट उसके
हक में आज भी है। भारतीय जनता पार्टी और इसकी गलत नीतियों, इसकी देश बेचने की नियति और अडानी अंबानी को माला माल करने की प्रवृत्ति, गरीबी महंगाई की वजह से हाहाकार, तमाम से ऐसे कारण हैं जिससे कि इस देश की 90 करोड़ से ज़्यादा जनता या मतदाता खफा बैठे हैं और वो ईवीएम का इंतजार कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिस तरह से उसने मध्य प्रदेश में ईवीएम की सेटिंग करके चुनाव जीता है, लगभग 9% वोट ज्यादा मिला है, जबकि चुनाव पूर्व सारे सर्वे चीख चीख करके चिल्ला रहे थे कि जीत कांग्रेस की होने जा रही है। और वहां जमीनी स्तर पर घूमने पर, गांव के लोगों से मिलने पर, कस्बाइयों से मिलने पर महसूस भी होता था कि सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है। लेकिन नहीं, वहां पर एक बार फिर हैट्रिक लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसके पीछे जो ईवीएम की सेटिंग हुई थी उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा दायित्व है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को विवश करे कि वह पोस्टल बैलेट के आधार पर चुनाव कराए और ईवीएम को कूड़ेदान में फेंके। और इसके लिए अगर आंदोलन करना पड़ता है तो आंदोलन करे, और धरना प्रदर्शन करना होता है तो वो भी करे। और अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं होती है ईवीएम को बदलने के लिए और पोस्टल बैलेट से चुनाव करने के लिए, मुहर का ठप्पा लगा करके चुनाव करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं तैयार होती तो इसका मतलब है कि उसके मन में खोट है, उसके मन में चोर बसा हुआ है और वो चाहता है ईवीएम के जरिए मध्य प्रदेश की तरह लोकसभा चुनाव जीतना। आज ही वाणिज्य मंत्री नहीं बल्कि वित्त मंत्री मैडम सीतारमण, निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ा बजट अलॉट किया ईवीएम की खरीदारी के लिए। वो ईवीएम आएगा अमेरिका से, जापान से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, और इन सारे देशों में जो ईवीएम बनाते हैं खुद इस्तेमाल नहीं करते। आपको एक बात और बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती है कि पोस्टल बैलेट से चुनाव हो। उसकी वजह है कि वीवीपैट का जो सिस्टम लगाया गया है कि उसमें एक झलक दिख जाता है कि आपने किसको वोट दिया है, लेकिन सबको नहीं दिखता है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें नहीं दिखता है, वहां पर खेला हो सकता है। तो इसके लिए मांग किया गया कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलनी चाहिए और उस पर्ची को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और जो ईवीएम में दर्ज हुआ है वोट उससे मिलान करना चाहिए, उसके आधार पर नतीजा घोषित किया जाना चाहिए हार जीत का। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि उसे धांधली करनी है। और धांधली में अगर जो विपक्ष मांग कर रहा है इस बात को मांग लिया जाएगा तो धांधली पकड़ में आ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जीतने का हथियार या कहें ब्रह्मास्त्र अगर कोई है तो वो राम मंदिर नहीं है, वो 5 किलो राशन नहीं है, वो लाभकारी योजनाएं नहीं हैं, वो विकास नहीं है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ईवीएम भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए जितने भी सर्वे हुए थे, जितने भी भविष्यवाणियां हुई थी, सब एक तरफ से धरी की धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती है। राजस्थान में कांटे की लड़ाई की बात कही जा रही थी,
वहां पर जो हुआ अप्रत्याशित नहीं हुआ, लेकिन बाकी जगह जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित हुआ है। तो सबसे पहले इंडिया को चाहिए कि वो ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाए, और अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग नहीं माने तो लोकसभा चुनाव का बाइकाट करने की घोषणा करे। क्योंकि हारने से तो अच्छा है, ईवीएम के द्वारा हारने से तो अच्छा है कि वोट हो ही ना, इलेक्शन हो ही ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर इलेक्शन के भी सरकार बना सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री का शासन, क्योंकि राष्ट्रपति भी आज की तिथि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली है, रबर स्टाम्प है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव डाल करके, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डाल करके, और अभी समय है पोस्टल बैलेट का इंतजाम करने का। अगर यह करने में इंडिया कामयाब हो गया और निष्पक्ष चुनाव होता है तो इंडिया की जीत कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आंकड़े, पिछले आंकड़े चीख चीख करके कह रहे हैं कि विपक्ष की जीत हो सकती है, बशर्ते कि विपक्ष एकजुट हो जाए। और इंडिया गठबंधन के रूप में 28 विपक्षी दल इकट्ठा हो चुके हैं। 19 दिसंबर को जो बैठक होने जा रही है दिल्ली में, इसके बाद बैठकों का अनवरत सिलसिला चलेगा और रैलियों का अनवरत सिलसिला चलेगा। हर बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में रैलियां की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संविधान विरोधी नीतियों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं, इसकी जानकारी इस देश की जनता को दी जाएगी। और किस तरह से हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं, इसका खुलासा किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के बाद राम मंदिर का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है और उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मूर्तियों की। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री शामिल होंगे, साधु संत महंत शंकराचार्य शामिल होंगे। संवैधानिक पदों पर बैठा कोई भी व्यक्ति, या यूं कहें राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कोई भी नहीं शामिल होने पाएगा। इसकी घोषणा पहले ही करा दी गई है चंपत राय के माध्यम से। और इस राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पूरे देश में जुलूस निकालेगा विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और जितने भी इनके संगठन हैं हिंदुओं, कट्टरपंथी हिंदुओं के, ये पूरे देश में ध्रुवीकरण करने के लिए जुलूस निकालेंगे। और वह जुलूस मंदिर के सामने से नहीं गुजरेगा, मस्जिद के सामने से गुजरेगा और मस्जिद को के साथ छेड़छाड़ करेगा, मस्जिद में पत्थरबाजी करेगा और जो कोई उसका विरोध करेगा वहां पर दंगा भड़क जाएगा। और वही दंगा भड़काना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से ध्रुवीकरण के लिए कितना काम किया उन्होंने और किस तरह से धर्म को महिमा मंडित करते हैं, किस तरह से मंदिर से दूसरी मंदिर, तीसरी मंदिर, चौथी मंदिर का दौरा करते हैं, उसे आपने अच्छी तरह से देखा होगा। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया जाता है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। काशी कॉरिडोर का विकास किया जाता है, उसमें भी करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। और जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं या उस सर्वे हो रहा है एएसआई का, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, और जिस तरह से वहाँ पर वजू खाने को शिव की मूर्ति बताया गया, शिवालय बताया गया, शिवलिंग बताया गया,
तो ये सब ध्रुवीकरण करने का उसका एक नमूना था, और ध्रुवीकरण में वो सक्सेस भी हो जाती है, सफल भी हो जाती है। बहुजन समाज के लोगों से अपील है, जिनकी संख्या 85% है, कि वो अपने को हिंदू मानना छोड़ दें। संविधान उन्हें हिंदू नहीं मानता है। ओबीसी, एससी, एसटी संविधान के नजरिए से हिंदू नहीं है, मूल निवासी है, इस देश का मूल निवासी, और वह मूल निवासी अपने को हिंदू समझता है और हिंदुत्व के चक्कर में आकर के भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र और षड्यंत्र में फंस करके उसे वोट देता है। उसे अब आंखें खोलनी होगी, और 85% हिंदुओं का, 85% बहुजनों का वोट लेकर के 15% हमें हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो ओबीसी हैं, तो ओबीसी मान भी लेते हैं कि ओबीसी हैं, लेकिन वे आरएसएस के ओबीसी हैं। वो आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में है। ऐसा इन्होंने खुद 2014 के इलेक्शन के बाद कहा था। एक बार नहीं, कई बार कहा था कि हम प्रधानमंत्री बाद में हैं, आरएसएस के प्रचारक पहले हैं। तो आरएसएस का प्रचारक अपने को ब्राह्मण समझता है, अपने को सवर्ण समझता है, अपने को ऊंची जातियों वाला समझता है, और अगर कोई ओबीसी आरएसएस में शामिल है तो उसे भी उसकी औकात बताई जाती है और उसे उसकी शुद्रता सिद्ध कर दी जाती है। बहुत से लोग आरएसएस छोड़ करके बहुजन समाज के लोग आए हैं, और वो बताते हैं कि कितना बड़ा अत्याचार आरएसएस के अंदर होता है, ऊंच नीच की भावना कितना उसके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। जब मोहन भागवत किसी महिला से पैर धुलवाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि महिलाओं को क्या पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया है? और अगर दर्जा दिया गया है, सबका साथ सबका विकास कह करके दर्जा दिया गया है, तो क्या मोहन भागवत उन गरीब महिलाओं का पैर धो सकते हैं? नरेंद्र मोदी तो जरूर धो सकते हैं, और दलितों का पैर धो सकते हैं, क्योंकि उन्हें वोट हासिल करना होता है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो 24 घंटे चुनाव के बारे में, चुनाव के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, और चुनाव कैसे जीता जाए, छल बल से, साम दाम दंड भेद किस तरह से जीता जाए, इसका चिंतन मनन करते रहते हैं। ऐसे में अगर दलित का पैर धोना पड़े तो पैर धो करके पी भी सकते हैं। प्रयागराज में धो चुके हैं, आपने फोटो और वीडियो देखा होगा। 2019 के चुनाव के पहले 2024 में भी हो सकता है कि आदिवासियों का पैर धोएं, भंगियों का पैर धोएं, दलितों का पैर धोएं, सफाई कर्मियों का पैर धोएं। जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यह सीख इंडिया को लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी से, कि अगर वो अनैतिक काम करके वोट हासिल कर सकते हैं तो इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर सकता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, अपने कद को बढ़ाया, लेकिन उनका कद अभी नरेंद्र मोदी के कद के बराबर नहीं हो पाया है। इसलिए अगर भारत जोड़ो यात्रा के आधार पर, राहुल के परफॉर्मेंस के आधार पर माना जाए कि हाँ इंडिया चुनाव जीत लेगा, तो बहुत मुश्किल है। इंडिया अगर चुनाव जीतेगा तो उसे चुनाव हारने के पहले, चुनाव के शुरू होने के पहले आत्ममंथन करना होगा, और उस आत्ममंथन में यह देखना होगा कि सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, सबसे कमजोर नब्ज भारतीय जनता पार्टी की कौन सी है, जिसे दबाने पर ईवीएम इंडिया को जिताए। तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन को ईवीएम पर आवाज उठानी चाहिए, और उसके बाद राम मंदिर, महाकाल कॉरिडोर से लेकर के काशी कॉरिडोर तक नरेंद्र मोदी की जितनी कवायद है, और राम मंदिर के नाम पर जिस तरह से हुड़दंग मचाने की कोशिश की जा रही है, इसकी काट भी सोचना चाहिए। क्योंकि इस देश में लोगों को एक टाइम खाना न मिले, बच्चा भले ही पढ़ाई न कर सके फीस के अभाव में, लेकिन धर्म उनके लिए जरूरी होता है।
उनके लिए भगवान की पूजा करना, मंदिर स्थापित करना और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना और धार्मिक कर्मकांड करना जरूरी होता है। तो धर्मभीरु जनता है इस देश की, और धर्मभीरु जनता अगर राम मंदिर के छलावे में आ गई, काशी कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर के छलावे में आ गई, तो समझ लीजिए इंडिया का क्या हश्र होने वाला है। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आशा की किरण एक है कि अभी तक जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां पर इनका धर्म का धंधा काम नहीं आया है। वो चाहे कर्नाटक हो, वो चाहे हिमाचल हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वो चाहे राजस्थान हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वहां धर्म और हिंदू मुस्लिम काम नहीं किया है, और जहां जीत हुई है वहां एंटी इनकम्बेंसी काम किया है, और मध्य प्रदेश में तो सीधे सीधे ईवीएम काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं समझिए। और सबसे बड़ी बात कि चाणक्य की एक बात नोट कर लीजिए, अमित शाह वाले चाणक्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम चंद्रगुप्त वाले चाणक्य की बात कह रहे हैं। चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोहन भागवत को दुश्मन के रूप में समझती है, राजनीतिक दुश्मन के रूप में समझती है, सियासी दुश्मन के रूप में समझती है, तो उसी तरह से उसके साथ व्यवहार भी होना चाहिए, और दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए, और दुश्मन को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव प्रायश्चित कर रहे हैं जो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला था और इंडिया से अलग होने की सुगबुगाहट जगाई थी। ममता दीदी को भी पश्चाताप हो रहा है और वो इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होने वाली है। जिन लोगों को आभास था कि ये लोग अलग हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर की बैठक को सफल बनाने के लिए, और रणनीतियां अभी से बना रहे हैं और वही रणनीतियां पेश की जाएंगी बैठक के दौरान। तो कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है, अभी इंडिया कमजोर भी नहीं पड़ा है, और अभी ऐसा कुछ नहीं घटित हुआ है कि जिससे कि इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ हो या शक्तिहीन हुआ हो या उसे सवालों के घेरे में खड़ा किया जाए। लेकिन अगर अब लापरवाही दिखाई गई, अब आलस्य दिखाया गया, अब सक्रियता नहीं होगी, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा और इंडिया की हार भी हो सकती है। गठबंधन बना लेने से जीत नहीं होती है, गठबंधन बनाने के साथ साथ प्रचार का मादा भी होना चाहिए बड़े पैमाने पर। जिस तरह से कि नरेंद्र मोदी जनता को मोटिवेट करते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, नीतीश कुमार को, लालू यादव को, शरद पवार को, तमाम नेताओं को अपने अपने राज्य में, अपने अपने महकमे में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मोटिवेट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, उस मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो वही हश्र होगा जो 2014 और 2019 में हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।